में 1 वीक लग जाता है। तो टाइम तो लगेगा ना बी सेल एक्टिवेशन होने के। उसको एंटीजन, पहले तो टी सेल को एपीसी प्रोसेस करके एंटीजन देगा क्लास एमएचसी के साथ प्रेजेंट करके टी सेल को, टी सेल एक्टिवेट होगा। फिर टी सेल जो है उसको फिर फर्दर मॉडिफाई करेगा एंटीजन को और फिर प्रेजेंट करेगा बी सेल को। तो बी सेल रिसेप्टर जब इंटरेक्ट करेगा एंटीजन के साथ तब फिर बी सेल एक्टिवेट होगा, सिंगुलर ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट होगा। अब जो है सो उस जीन का, जो जीन रिकम्बाइंड होकर के भी रिसेप्टर बन के एक्सप्रेस हुआ पर है आगे, तो उसमें फिर फर्दर रीअरेंजमेंट होंगे, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद उस जीन से ट्रांसलेशन होकर के फिर एंटीबॉडी सीक्रेट होगा। ओके, तो इस पूरा प्रक्रिया में 1 हफ्ता हो जाता है। बी सेल एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन, जो एंटीबॉडी सीक्रेट करने लगा यानी प्लाज्मा सेल डिफरेंशिएट हो गए। तो अब प्लाज्मा सेल जो है वो एक्टिवली एंटीबॉडी सीक्रेट कर रहा है, लेकिन अब सेकेंड टाइम जब सेम एंटीजन का एक्सपोजर होगा तो प्लाज्मा सेल जो है अब फर्दर डिफरेंशिएट होकर के मेमोरी सेल के रूप में बन जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है, मेमोरी सेल बन गया तो अब इस पूरे प्रक्रिया में एंटीजन प्रेजेंटेशन, बी सेल एक्टिवेशन की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मेमोरी सेल है, उसको मिल गया, एंटीजन आ गया, then it will be activated and memory cell will become plasma cell और तुरंत एंटीबॉडी सीक्रेट करने लगेगा। तो मेमोरी सेल जो बना उसमें सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से ही सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन होकर के जीन रीअरेंजमेंट फिर से दोबारा होकर वो बन गया एंटीबॉडी। लेकिन नाइफ बी सेल में ये प्राइमरी रीअरेंजमेंट हो चुका है, ये ठीक है, ये सब अरेंजमेंट हुआ, लेकिन सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन नहीं हुआ है नाइफ बी सेल में, चूंकि एंटीजन से एनकाउंटर ही नहीं हुआ। एंटीजन से एनकाउंटर होने के बाद सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन होता है, ठीक है। तो वो जो डाइवर्सिटी है वो एंटीजन एनकाउंटर के बाद ऐड अप होता है। अभी क्लियर है? और कोई सवाल है आपको? नो सर। तो इसका हम लोग सिंपली 5 मैकेनिज्म है, ये सब लिखा हुआ है, आप समझ जाओ, तुरंत तुरंत समझ जाओगे। मल्टीपल जीन सेगमेंट्स ये तो पढ़ ही दिए हैं। मल्टीपल जीन सेगमेंट्स एग्जिस्ट एट हैवी V, D and J and light chain V and J loci. These can be combined with one another to provide extensive combinatorial diversity. This is combinatorial diversity 2.09 multiplied by 10 to the power 6 total. ये आया p न्यूक्लियोटाइड एडिशन, नहीं, मल्टीपल जीन सेगमेंट्स का कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी इज दिस। ये हुआ सबका हैवी चेन का कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी 5658, कपा चेन का कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी 205, एंड दिस इज द कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन। तो पहला तो हैवी इसका हो गया, तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी इसमें बोल रहा है। सेकेंड मैकेनिज्म इज p nucleotide addition. Results when DNA hairpin at the coding joint is cleaved asymmetrically. जब 3' ओवरहैंग क्रिएट हुआ तो पैलिंड्रोमिक डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस क्रिएट हुआ था, पहले देख चुके हैं हम लोग डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म एंजाइम्स के द्वारा। तो क्या हुआ, सेगमेंट का लेंथ बढ़ गया, तो क्या हुआ, डाइवर्सिटी आ गई। फिलिंग इन द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पीस resulting from this asymmetric cleavage generates a short palindromic sequence. फिर एक्सोन्यूक्लियेज स्ट्रीमिंग, ये भी हम लोग देख लिए। एक्सोन्यूक्लियेज स्ट्रीमिंग कहाँ हो रहा था, VDJ जंक्शन पर। ओके, कहाँ पर, VDJ ओके, यानी एट दिस जंक्शन छुरा है सब, जितना सब निकाल दीजिए, जितना भी VD पर भी और J पर, बिटवीन D एंड J, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियेज जो है वो D को ज्यादा तबाह करता है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से D को च्यू करता है ज्यादा, V को कम करता है, J को कम करता है। तो इस जंक्शन और इस जंक्शन पर भी, और चूंकि D जो है, D सेगमेंट इज कंप्लीटली पार्ट ऑफ द CDR3 रीजन ऑफ द हैवी चेन। ओके, और D रीजन में कितना न्यूक्लियोटाइड था,
चूंकि डी रीजन इज कोरेस्पॉन्डिंग टू 5 अमाइनो एसिड ओनली। तो अब अकर्स एट काउजिंग लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से न्यूक्लियोटाइड का लॉस हुआ, तो इसकी वजह से भी डाइवर्सिटी जनरेट हुआ। फिर नॉन टेम्पलेटेड एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन इन हैवी चेन रिजल्ट्स फ्रॉम टीडीटी एक्टिविटी, तो इसके द्वारा भी फिर क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एडिशन हुआ 3 के बैच में होगा, मल्टीपल में होगा तो सेम रीडिंग फ्रेम रह जाएगा, तो वो प्रोडक्टिव होगा, अदरवाइज नॉन प्रोडक्टिव होगा। पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन में भी 3 के मल्टीपल में ऐड हुआ है तो वो प्रोडक्टिव है, अदरवाइज नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा। ओके, फिर ये कह रहा है मैकेनिज्म 2, 3 and 4, ये पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन, एक्सोन्यूक्लियेज स्ट्रीमिंग एंड एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन, ये गिव्स राइज टू एक्स्ट्रा डाइवर्सिटी एट द जंक्शंस बिटवीन जीन सेगमेंट्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू CDR3। अब कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी ये आ गया 2 मिलियन। The same heavy chain can combine with different light chains and vice versa. In addition to these 4 mechanisms for generating antibody diversity that operate on individual heavy or light chain variable segments, the combination of different heavy and light chain pairs to form a complete antibody molecule provides further opportunity for increasing the number of available antibody combining sites, 7.4. So ये हो गया उसका total diversity, जिसमें इसमें लेकिन इस डाइवर्सिटी में ये 2, 3, 4 वाला इंक्लूडेड नहीं है, पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन और आपका एक्सोन्यूक्लियेज स्ट्रीमिंग और एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन। तो सोचिए 2, 3, 4 से जो कंट्रीब्यूट हो रहा है डाइवर्सिटी, उसकी वजह से और भी डिफरेंट तरह के भी सेगमेंट, जे सेगमेंट बन जा रहे हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। सेम भी सेगमेंट्स, जे सेगमेंट, डी सेगमेंट, पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन, एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन और एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी के बाद डिफरेंट तरह करके भी डीजे सेगमेंट्स बन जाएंगे। तो ये एक ही तरह का अगर है सेम सेगमेंट, अगर जैसे 91 तरह के सेगमेंट्स हैं अगर कपा चेन में, तो 91वां सेगमेंट अगर मान ले चले तो उसमें न्यूक्लियोटाइड एडिशन और एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की वजह से 91 भी बहुत तरह के सेगमेंट्स हो गए, 91 91 बहुत तरह के बने। तो वो भी सेगमेंट अलग अलग तरह के, हर एक सेगमेंट बन सकते हैं, हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड एडिशन और एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी के द्वारा। तो इसमें सिर्फ कंसीडर किया गया है कि सिंगल जीन सेगमेंट इज रिमेनिंग ए सिंगल, तो ये डायरेक्ट है। तो इससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि अब उसको कैलकुलेट करना इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस। ओके, तो आप कंसीडर कर लीजिए कि इनफाइनाइट एंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ receptor diversity is generated here. Okay, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा 2 पैरा और रह गया, इसके बाद बी सेल रिसेप्टर यहाँ खत्म हो जाएगा, इसको भी देख लो। These 5 mechanisms are responsible for creation of the diverse repertoire of B cell receptors and antibodies that is available to the organism before any contact with pathogens or antigen has occurred. तो एंटीजन पैथोजन के कांटेक्ट से पहले तक ये 5 मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल हैं एंटीबॉडी डाइवर्सिटी के लिए। लेकिन एंटीजन से कांटेक्ट होने के बाद, यानी पैथोजन से कांटेक्ट होने के बाद, following antigenic stimulation of B cells, these cells are able to use yet another mechanism for generating the antibody diversity. छठा मैकेनिज्म आ जाता है और वो क्या है? सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, and unique to the immune system to further diversify and refine the antigen specific receptors and antibody. Somatic hypermutation, a specialized enzyme complex in this process, हम लोग देखेंगे B cell activation में इसको। A specialized enzyme complex targets the genes encoding the variable regions of Ig genes only in those B cells that have undergone antigen specific activation in the presence of T cell help. यानी सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन तभी हो रहा है
जब एंटीजन जो है टी सेल रिसेप्टर बी सेल को प्रेजेंट कर रहा है, टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है एपीसी डेंड्राइटिक सेल, फिर टी सेल जो है उस एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है बी सेल को, और बी सेल फिर एक्टिवेट हो रहा है टी सेल की हेल्प से। तो एंटीजन स्पेसिफिक एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ टी सेल हेल्प, ये हो रहा है किसका, बी सेल का। ओके, कब होगा, जब एंटीजन एंट्री करेगा तब। उसके बाद क्या होगा, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, जिसमें स्पेशलाइज्ड एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है टारगेट करता है किसको, जीन्स एनकोडिंग द वेरिएबल रीजन्स ऑफ आईजीजी जीन्स, फिर फर्दर मॉडिफाई होता है आईजीजी जीन्स का वेरिएबल वी सेगमेंट, जिसकी वजह से फिर एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जो है और फाइन एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी का जो बाइंडिंग है और स्ट्रांग हो जाता है, एफिनिटी बढ़ जाती है। ठीक, so B cells are exposed to successive cycles of mutation at BCR loci in this somatic hypermutation after B cell activation. जीन रीअरेंजमेंट जो भी हम पढ़े वो सब बी सेल मैच्योरेशन में हो गया स्टेप में, यानी बी सेल डेवलपमेंट में हो चुका है वो सारा प्रक्रिया। अब बी सेल जो एक्टिवेट होगा उसमें सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन के द्वारा एक्स्ट्रा डाइवर्सिटी जनरेट होगी, followed by antigen mediated selection, yani B cells are exposed to successive cycles of mutation at the BCR loci. BCR loci यानी B cell receptor का जो जीन है, यानी B cell receptor का जीन कौन सा, यही कप्पा, लेम्डा और हैवी चेन का जीन सेगमेंट्स जो है, ठीक है, जैसे कप्पा का है किस पर, क्रोमोसोम नंबर 2 पर, है ना, उसी तरह सबका पोजीशन है अदर अदर क्रोमोसोम पर। तो वहीं पर सक्सेसिव एक के बाद एक साइकिल हो रहा है म्यूटेशन का। कब हो रहा है ये म्यूटेशन, किसके बाद, एंटीजन मीडिएटेड सिलेक्शन इन स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ द लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, क्योंकि लिम्फ नोड और स्प्लीन में ही आपका नाइफ बी सेल है, किसी एक लिम्फ नोड, बहुत आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिम्फ नोड्स किसी एक लिम्फ नोड में है, स्प्लीन तो एक ही है, तो वहां भी होता है। तो ये दोनों कहीं भी होगा नाइफ सेल बैठा हुआ, और वहां पर अगर एंटीजन मीडिएटेड सेलेक्ट एंटीजन आ गया, ठीक है, कब आएगा, एंटीजन ऐसे ही आएगा तो वो नहीं होगा, टी सेल की हेल्प में, टी सेल लेके आया एंटीजन को, वहीं पर है लिम्फ नोड में टी सेल का भी रीजन, फॉलिकल रीजन, टी सेल लेकिन बैठा हुआ है, टी सेल के पास कौन लेके आया, एपीसी लेके आया, कहाँ से, टिश्यू स्पेसेस से या ब्लड से एपीसी लेके आया लिम्फ नोड में, और वहां पर टी सेल को दिया, टी सेल एक्टिवेट हुआ, टी सेल फिर बी सेल को किया वहीं पर लिम्फ नोड में ही। तो यही कह रहा है एंटीजन मीडिएटेड सिलेक्शन इन स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। लिम्फ नोड और स्प्लीन में स्पेशलाइज्ड रीजन है, बी सेल के मैच्योरेशन का स्पेशलाइज्ड एक्टिवेशन डेवलपमेंट का स्पेशलाइज्ड रीजन अलग है, टी सेल का रीजन अलग है इन द सेम लिम्फ नोड। The end result of this process is that average affinity of, affinity से मतलब होता है बाइंडिंग, ओके, जैसे समझ लो दोस्ती। अब मान लो कि दीपा और इसगिंधा का दोस्ती तगड़ा है, तो इन दोनों के बीच में कहेंगे एफिनिटी इज हाई, ओके। अगर मान लो किसी दो के बीच में बातचीत नहीं होता है तो कहेंगे कि एफिनिटी इज लो, ठीक है ना। एफिनिटी कम्स फ्रॉम द अफेक्शन वर्ड, सो एफिनिटी मीन्स कि how strongly the antigen is binding with the antibody. If this binding, antigen antibody binding is weak, then that antibody will not be effective in eliminating that antigenic challenge. To eliminate that antigen or pathogen, the epitope and paratope binding should be strong. Paratope is present on antibody, epitope is present on antigen. ये paratope epitope binding जो है strong होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। इस बाइंडिंग को और स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन के द्वारा, और म्यूटेशंस हो जाते हैं भी रीजन में, और दिस एंड रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट एवरेज एफिनिटी ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल रिसेप्टर्स एंड एंटीबॉडीज
form at the end of an immune response is considerably higher than that at its instigation. सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन से पहले जो बी सेल रिसेप्टर थे, एंटीबॉडी तो नहीं होगा, एंटीबॉडी तो से बेकार में एंटीबॉडी क्यों रिलीज होगा जिसका एफिनिटी लो है, क्योंकि अभी जीन में फिर मॉडिफिकेशन होगा, बाद में फिर एंटीबॉडी का ट्रांसलेशन होगा। तो पहले सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद सिक्रेटिंग एंटीबॉडी एंटीबॉडी सिक्रीशन शुरू होगा, या एंटीबॉडी कुछ रिसेप्टर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस होंगे। तो वो रिसेप्टर जो है ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि वो रिसेप्टर बने एंटीजन से एक्टिवेशन के बाद में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। यही सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन और डिटेल में बताएंगे। दिस प्रोसेस इज रेफर्ड as affinity maturation. So at the end of somatic hypermutation, what you get at the protein level? Affinity maturation. Affinity has increased significantly. Affinity has increased. Okay. कोई सवाल? No, sir. Okay. So this section has described the process of generation of primary IG variable region repertoire. यानी इसको छोड़ दिया जाए, इस पैरा को, एफिनिटी मैचुरेशन सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन को आप छोड़ दीजिए। इसके पहले ये सारे पांचों मैकेनिज्म जो है जिसके द्वारा एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेट हो रहा है, ये सब क्या है? प्राइमरी आईजी वेरिएबल रीजन रिपर्टोयर है, ये जनरेट हुआ एज इट अकर्स इन ह्यूमंस एंड रोडेंट्स। जब ठीक है, इसको इग्नोर करो, ह्यूमन रोडेंट। Although the same principle apply to most vertebrate species, different species have evolved their own। तो ये जरूरी नहीं है जानना, लेकिन जान लो किसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन। Although the same principle apply to most vertebrate species, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? RAG1 और RAG2 जो एंजाइम है, दिस एंजाइम हैज अपीयर्ड इन वर्टिब्रेट्स। लेकिन कौन सा वर्टिब्रेट? ग्नैथोस्टोमेटन्स, जॉ वाले वर्टिब्रेट्स बियरिंग जॉ, वहां से इवोल्यूशन में RAG1 RAG2 इंक्लूड हो गया, रिकम्बिनेज एंजाइम। और जॉलेस एग्नाथन्स जो था उसमें RAG1 RAG2 नहीं। ओके। और उसके पहले इकिनोडर्मेटा, ये सब सी अर्चिन, ये सब में नहीं है RAG1 RAG2 उन लोगों के पास। ओके, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? Although the same हाँ, सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू मोस्ट वर्टिब्रेट स्पीसीज यानी ग्नैथोस्टोमेटन्स। Different species have evolved their own variations. For example, the process of gene conversion in chickens. Gene conversion एक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है आपको देखिए, the process whereby during meiosis one allele in a heterozygote is converted to other by a process of mismatch repair. तो ये अभी क्लियर नहीं होगा आपको, मिसमैच रिपेयर के द्वारा होता है इस चिकन में। इन सम स्पीसीज and some species such as sheep and cows में somatic hypermutation in the generation of primary as well as antigen experience repertoire। sheep और cow में somatic hypermutation जो है वो पहले भी होता है, एंटीजन एनकाउंटर से पहले भी और एंटीजन एनकाउंटर के बाद भी। ह्यूमंस एंड रोडेंट्स में, माइस में और ह्यूमंस में सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन एंटीजन एनकाउंटर के बाद होता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा वेरिएशन है। इवोल्यूशन बॉक्स 2 नहीं दिखाया इधर, ये फिगर देख लो। जैसे RAG1 RAG2 जो है अपीयर हुआ कहाँ से? आपका कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिचथिस क्लास। ठीक है, ये ब्लू वाला जो है इसमें RAG1 RAG2 है, यानी सब में है कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टिस फिश। ठीक है, और आपका
ये बोनी फिश, डेवलप फिश इसमें भी है, एम्फीबियन पूरा एम्फीबिया में है, सारे रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है, मैमल्स में भी है, ठीक है, सब में, ठीक है। तो यहां पर आपका ये एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इज कंप्लीट, मोर देन सिलेबस एंड मल्टी जीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी जीन्स, आईजी जीन्स, ये था आपका फर्स्ट वाला 4.1। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईजीजी जीन 4.2, जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, ये हो गया। अब 4.3 बचा हुआ है आपका बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर एंड जनरेशन ऑफ टी सेल रिसेप्टर डाइवर्सिटी। अब आगे हम लोग रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको अपडेट करूंगा बी सेल रिसेप्टर एक्सप्रेशन, यहां से ये हो गया आपका 4.3, ठीक है। कोई सवाल? यस सर। सवाल करना किसी को? चलो नो सर। अटेंडेंस